नमस्कार, मेरा नाम इकबाल आज़ाद है और आज महान व्यंग्यकार शरद जोशी जी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। हम हिंदुस्तानियों ने बहुत पढ़ा है उन्हें, बहुत सराहा है, उनके नाटक भी किए हैं। उनके व्यंग्य आम लोगों के लिए हुआ करते थे, आम लोगों की समझ में आया करते थे। आज आम होना ख़ास हो चुका है, लेकिन तब भी आज भी उनकी रचनाएं वैसे ही पढ़ी जाती हैं और हम लोग वैसे ही इंजॉय करते हैं। समय बदल गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी रचनाएं इस बदले हुए समय में भी उतनी ही सटीक हैं। तो उनके लिए उनकी जयंती पर मेरी तरफ से उनकी एक रचना का पुष्प, उनकी एक रचना पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने। रचना का नाम था यदि जसलोक सरकारी अस्पताल होता। जसलोक अस्पताल मुंबई का काफ़ी फेमस अस्पताल है, जहाँ पे एक ज़माने में जयप्रकाश नारायण वो भर्ती हुए थे और वहाँ से उनके मौत की खबर वायरल हुई थी, जबकि वो मरे नहीं थे। ये रचना उसी पर। यदि जसलोक सरकारी अस्पताल होता। सरकारी अस्पताल की नर्स मरीज के बिस्तर पे पहुंची और पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण, मरीज ने कहा। बिस्तर खाली करो। क्यों? जयप्रकाश नारायण ने पूछा। तुम मर चुके हो, नर्स ने कहा। अभी मेरा इलाज चल रहा है, मैं मरा नहीं हूं। तुम चाहो तो मुझे पूरा चेकअप करके देख लो। अखबार नहीं पढ़ते? प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा है कि जयप्रकाश नारायण नहीं रहे। बिस्तर खाली करो। मगर यह कैसे हो सकता? तुम्हारी मृत्यु के बाद डॉक्टर साहब ने यह बिस्तर दूसरे मरीज के नाम अलॉट कर दिया है। मरीजों की भीड़ कितनी है पता है ना? अजीब लोग हैं, मरने के बाद ही बिस्तर पकड़े हुए हैं। जयप्रकाश नारायण के हाथ में डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया गया। वे उठे, डॉक्टर साहब के कक्ष में पहुंचे। डॉक्टर साहब, ये क्या धांधली है? आप जानते हैं मैं नहीं मरा। मुझे पता है, मगर मेरी सुनता कौन है? आईजी साहब ने कह दिया कि तुम मर गए, चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि तुम मर गए, और तो और प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि तुम मर गए। मैं गरीब डॉक्टर एक छोटे से पद पर हूं। मैं इन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ नहीं लिख सकता, ना बयान दे सकता हूं। मुझसे पूछा गया तो मैंने भी कह दिया कि मर गए। फिर मैं क्या करूं? जयप्रकाश नारायण ने पूछा। सरकारी ऑर्डर निकल जाने के बाद तो कुछ करना मुश्किल है। मरीज जयप्रकाश नारायण सरकारी अस्पताल से बाहर निकले। जेब में पैसे थे नहीं, दुकानें बंद थी, सरकारी दफ्तर बंद थे। उनकी मृत्यु के शोक में सभी कामकाज रुके हुए थे। एक जगह सभा हो रही थी। मोरारजी देसाई आंखों में आंसू और उदास चेहरा लिए जयप्रकाश नारायण की सेवाओं पर भाषण दे रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने भाषण सुना और कुछ देर अपने मर जाने का अफसोस किया। फिर काफी देर अपने ना मरने पर अफसोस किया। दूसरे दिन जयप्रकाश नारायण सरकारी दफ्तर पहुंचे। पहली और दूसरी आजादी की लड़ाई में भाग लेने के सिलसिले में उन्हें पेंशन मिलती थी। जयप्रकाश नारायण ने क्लर्क से अपनी मां की पेंशन की मांग की। मगर आपका तो देहांत हो गया है, ऊपर से लेटर आया है, यह देखिए। मगर तुम देख रहे हो ना मैं जिंदा हूं। हमें सरकारी कागज देखने और आदेश मानने की तनख्वाह मिलती है साहब। आप ऊपर कोशिश कीजिए, वहां से हुक्म लाइए, मैं तो मजबूर हूं। इतना कह के वो क्लर्क दूसरे काम में लग गया। जयप्रकाश नारायण दुखी मन से दफ्तर से बाहर निकले और बाहर आके खड़े हो गए। जैसे तैसे घर पहुंचे पटना। घर के पास बाहर दूसरे आदमी के नाम की तख्ती लटक रही थी।
भाई ये मेरा घर है, मकान मालिक से बात करो, हमने उससे किराए पर लिया है। जयप्रकाश नारायण मकान मालिक के पास पहुंचे। क्या बताएं भाई, हम तो तुम्हारे मकान किराए पर दे के ही पछता गए। पहले सोचे थे कि तुम बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हो जनता पार्टी के लिए, तो तुम्हारा थोड़ा गवर्नमेंट पर असर होगा, हमारे दो चार काम बन जाएंगे। पर हमने देखा कि जनता शासन में कोई तुम्हारी तो सुनता ही नहीं है। हम चाह ही रहे थे कि तुम मकान खाली कर दो कि किस्मत से तुम्हारे मरने की खबर आ गई। हम कहे कि चलो अच्छा हुआ, मगर ताज्जुब है कि तुम जिंदा हो। बड़ी पोल है ससुर इस गारमेंट में, काम हिसाब से नहीं चलता है इनका। जाओ कोई दूसरा मकान देख लो। जयप्रकाश नारायण ने देखा कि ना वे अस्पताल में रह सकते हैं और ना ही घर में रहने के लायक हैं, तो वे बहुत दुखी हुए। वे क्रोध में दिल्ली चले गए, सीधे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के आवास पर पहुंचे। मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं, जयप्रकाश नारायण ने सेक्रेटरी से कहा। जिंदा आदमी से बात करने की तूने फुर्सत नहीं है, मुर्दों से क्या बात करेंगे? देख नहीं रहे लोकसभा का सेशन चल रहा है। बमुश्किल तमाम प्रधानमंत्री से भेंट हुई। क्या चाहिए आपको? मोरारजी भाई मैं जिंदा हूं, आपने कैसे कह दिया मैं मर गया? तुम मुझे झूठा साबित करना चाहते हो। कोई नहीं कह सकता कि मैं झूठ बोलता हूं। मुझे झूठ कहने वाले खुद झूठे हैं। जी, जब मैं जिंदा था तो आपने कैसे कह दिया कि मैं मर गया? शासन की तरफ से बयान देने के वक्त हम भविष्य पर दृष्टि रखते हैं। आज नहीं, कल जो होना है वो होगा। तुम्हें मैंने श्रद्धांजलि दे दी, तुम उसके पात्र नहीं बन सके, ये दोष तुम्हारा है, मेरा नहीं। मगर मैं जिंदा हूं, जयप्रकाश नारायण ने कहा। एक ही बात को बार बार दोहराकर आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। लोगों ने इंदिरा गांधी के बाद मुझे प्रधानमंत्री चुना है, आपने नहीं। मैं देखता हूं आप जनता पार्टी का सहयोग नहीं करते, मुझे सब खबरें मिलती रहती हैं। अगर मैंने बयान दे दिया तो आप शासन के साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? नहीं कर सकते क्या सहयोग? हमें आपके मरने की आशा थी, आपने हमारी आशा तोड़ दी। मैंने कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही करूंगा। जाइए, रहिए जिंदा। बहुत सारे लोग जिंदा हैं, मगर वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जयप्रकाश नारायण बाहर आ गए। सोचने लगे सरकारी अस्पताल के बजाय अगर प्राइवेट में भर्ती होते तो ठीक रहता। हमारे मरने जीने से गवर्नमेंट का ताल्लुक तो नहीं रहता कम से कम। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं? अरे साहब ये मर चुका है, मगर गवर्नमेंट मानने को राजी नहीं है। जलाना चाहते हैं मगर परमिशन नहीं मिल रही है। तभी प्रधानमंत्री बाहर आए और उन्होंने लोगों से पूछा, मुझे आईजी पुलिस ने बताया है कि ये शख्स मर गया है, चीफ सेक्रेटरी ने भी बताया है कि ये मर गया है, मगर मैं जब तक अपने तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर लूंगा, ये घोषणा नहीं करूंगा कि ये मर गया है। जयप्रकाश नारायण के मामले में मुझसे जो गलती हुई है उसे अन्य मृत व्यक्तियों के मामले में मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा, और आप लोग मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जयप्रकाश नारायण एक साधारण आदमी की तरह खड़े होकर ये सब सुन रहे थे और मन ही मन में ये सोच रहे थे और दुखी भी थे कि मैं जिंदा रह के शासन को कितनी परेशानी में डाल दिया मैंने। मैं मर जाता तो आज इन नेताओं के चेहरे पे कितनी खुशी होती। वे यही सोचते सोचते धीरे धीरे एक ओर चल दिए। धन्यवाद।